brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन सद्दाम हुसैन की तरह इजराइल पर हमले की धमकी दे रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि सद्दाम के साथ क्या हुआ था। ये चेतावनी भरी पोस्ट इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कात्स की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने अर्दोआन और सद्दाम हुसैन की तस्वीर भी लगाई और अर्दोआन को टैग भी किया। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने फौरन इसका जवाब दिया। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से की और बोले कि जिस तरह हिटलर का अंत हुआ था वैसे ही अंत नेतन्याहू का भी होगा। इस जुबानी जंग की शुरुआत 28 जुलाई को हुई थी जब अर्दोआन ने एक सभा में इजराइल को धमकी दी थी। कहा था कि जैसे हम लीबिया और नगोर्नो कराबाख में घुसे उसी तरह हम इजराइल में भी जा सकते हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल और हिजबुल्लाह में ज़बरदस्त तनातनी चल रही है। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है। 28 जुलाई को इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के शहर मजदल शम्स पर एक रॉकेट हमला हुआ था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और इन 12 लोगों की उम्र 11 से 20 के बीच थी, यानी कई इसमें बच्चे थे। इजराइल ने हमले का आरोप हिजबुल्लाह पर लगाया। हिजबुल्लाह ने इससे इनकार किया। हालांकि इजराइल बदला लेने पर अड़ा हुआ है। अर्दोआन के बयान ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। दिलचस्प ये है कि तुर्की उस नेटो का सदस्य है जिसमें अमेरिका और यूरोप के ताकतवर देश हैं, ऐसे देश जो इजराइल को हथियार और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं। एक और बात गौर करने वाली यह है कि कुछ समय पहले तक यही तुर्की इजराइल का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। मई 2024 में उसने इजराइल के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी। अब दोनों एक दूसरे को देख लेने की बात कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इजराइल और तुर्की क्यों भिड़ गए, इजराइल ने सद्दाम हुसैन वाली धमकी क्यों दी और इजराइल तुर्की संबंधों का इतिहास क्या है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात इजराइल बनाम तुर्की की। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। मार्च 1949 में तुर्की ने औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता भी दी। ऐसा करने वाला तुर्की पहला मुस्लिम बाहुल देश था, तब तुर्की नाम था। मान्यता देने के एक बरस बाद तुर्की ने तेल अवीव में अपना डिप्लोमेटिक मिशन खोला। ये वो समय था जब अरब देश इजराइल के साथ एक युद्ध लड़ चुके थे, दूसरा शुरू करने की तैयारी भी करने लगे थे, मगर तुर्की ने इससे दूरी बनाकर रखी। उसने इजराइल के साथ रिश्ते को तरजीह दी। 1956 में इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र पर हमला किया। उस सुएज़ नहर पर कब्जे की लड़ाई थी, सुएज़ नहर। इस पर तुर्की ने आपत्ति जताई, डिप्लोमेटिक संबंधों का लेवल कम किया। 1963 में संबंध थोड़े सुधरे, तब भी पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल नहीं किए गए। फिर 1967 में दूसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ और उस दफ़ा इजराइल ने ईस्ट जेरूशलम के साथ साथ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स और साइनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा किया। तुर्की ने इसका विरोध किया। फिर 1969 में ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों के बीच के संबंध को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहूदी कट्टरपंथियों ने अल-अक्सा मस्जिद में आग लगा दी। ये मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। इस घटना के बाद रिश्ते और ख़राब होते गए। 1975 में तुर्की ने यासिर अराफात के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ को मान्यता दी, जबकि इजराइल पीएलओ को एक आतंकवादी संगठन कहता था। 1980 में दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर लौटे और फिर उतर भी गए पटरी से ही। तुर्की ने इजराइल में अपना राजदूत नियुक्त किया और वो संबंधों को कॉन्सुलेट से एम्बेसी के लेवल पर ले गए, मगर उसी बरस एक और घटना हो गई। इजराइल ने पूरे जेरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया और इसके बाद तुर्की ने फिर से संबंध का लेवल नीचे किया। इसके बाद आता है 1987 का साल। फिलिस्तीन में पहला इंतफादा हुआ। इंतफादा यानी इजराइल के अवैध कब्जे के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला। पहला इंतफादा, दूसरा इंतफादा, तीसरा इंतफादा। तुर्की ने इंतफादा का समर्थन किया। एक बरस बाद उसने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर भी मान्यता दी, जिससे इजराइल के साथ उसके रिश्ते फिर से पटरी से उतर गए। 1990 के दशक में मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश हुई। नॉर्वे में इजराइल और पीएलओ के बीच बातचीत हुई। उन्होंने बाद में व्हाइट हाउस के अहाते में ऑस्लो अकॉर्ड्स पर भी दस्तखत किए। इसी क्रम में इजराइल और तुर्की के रिश्ते सुधरे। दोनों देशों ने सिक्योरिटी, डिफेंस और इकोनॉमी से जुड़े कई समझौते किए, हालांकि ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाया। सितंबर 2000 में इजराइल के कद्दावर नेता एरियल शरोन ने अल-अक्सा मस्जिद का दौरा किया। इससे फिलिस्तीन में हिंसा भड़की। तुर्की नाराज़ हुआ। 2006 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तब भी तुर्की ने कड़ा विरोध जताया था।
2008 में इसराइल ने गाज़ा पट्टी की नाकेबंदी कर दी। तुर्की ने इसकी पुरजोर मुखालफत की। मई 2010 में तुर्की के कुछ कार्यकर्ताओं ने गाज़ा का नेवल ब्लॉकेट तोड़ने की कोशिश की। इजरायली सैनिकों ने जवाबी हमला किया और इस कार्रवाई में 10 लोगों की मौत हो गई जो कि तुर्की के थे। नाराज तुर्की ने डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए। 2013 में इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफ़ी मांगनी पड़ी। 2016 में इसराइल मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए तैयार हुआ और तब जाकर इनके रिश्ते सामान्य हो पाए। हालांकि तब तक तुर्की ने हमास को डिप्लोमेटिक सपोर्ट और उसके नेताओं को शरण देना शुरू कर दिया था, जिससे रिश्तों में दरार बनी ही रही। फिर आई 7 अक्टूबर 2023 की तारीख। हमास ने इसराइल पर आतंकी हमला किया, 1100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर ले गए। तुर्की ने हमले की निंदा नहीं की। जब इसराइल ने जंग का ऐलान किया और गाज़ा में बमबारी शुरू की तब वो खुलकर सामने आया। उसने इसराइल के अटैक का विरोध किया। 24 अक्टूबर 2023 को अर्दोआन ने तुर्की की संसद में कहा कि हमास कोई आतंकी संगठन नहीं है, ये मुजाहिदों का समूह है जो अपने लोगों और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। इसके 2 दिन बाद एक रैली में अर्दोआन बोले, इजराइल युद्ध अपराधियों जैसा बर्ताव कर रहा है और पश्चिमी देश उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस बयान से इजराइल नाराज़ हुआ और उसने तुर्की से अपने सभी डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया। नवंबर 2023 में तुर्की ने भी इजराइल से अपने डिप्लोमेट्स को लौटने के लिए कह दिया और तब से तुर्की और इजराइल के बीच तकरार बढ़ती गई है। अर्दोआन ने नेतन्याहू को गाज़ा का कसाई, राक्षस और हिटलर तक कहा है। इसके बरक्स वो हमास के साथ सहानुभूति जताते रहते हैं। अप्रैल 2024 में अर्दोआन ने हमास के सरगना इस्माइल हानिया से मुलाकात भी की थी। फिर मई 2024 में इजराइल के साथ व्यापार बंद करने का ऐलान भी किया। 2023 में दोनों देशों के बीच लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अर्दोआन के ऐलान का इजराइल ने तगड़ा विरोध किया था और कहा था कि वो तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं, उन्हें अपने लोगों की कोई फिक्र नहीं। जवाब में इजराइल ने तुर्की के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म किया और तुर्की के प्रोडक्ट्स पर 100% की ड्यूटी लगा दी। 5 रुपये का सामान 10 में मिलेगा। इस दौरान इजराइल ने कहा था कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा शुरू कर सकता है अगर अर्दोआन की जगह समझदार आदमी राष्ट्रपति बनता है। इससे दोनों देशों के बीच तल्खी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अर्दोआन के हालिया बयान के बाद हालात और ही बिगड़े हैं। उन्होंने इजराइल पर निशाना साधने के लिए लीबिया और अज़रबैजान के नगोर्नो कराबाख का जिक्र किया। 2020 में तुर्की ने लीबिया में यूएन के समर्थन वाली सरकार के लिए अपनी फ़ौज उतारी थी। नगोर्नो कराबाख वाला मामला थोड़ा अलग है। ये इलाका अज़रबैजान की सीमा के अंदर है। इसमें अर्मेनियाई लोगों की बहुतायत थी, उन्हें स्वायत्तता भी मिली थी। 2023 में अज़रबैजान ने फ़ौज भेजकर नगोर्नो कराबाख पर कब्जा कर लिया और लगभग 1 लाख अर्मेनियाई लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। तुर्की अज़रबैजान का पुराना सहयोगी है, मिलिट्री और ट्रेनिंग में सपोर्ट देता है, मगर उसने कभी ये माना नहीं कि उसके अपने सैनिक नगोर्नो कराबाख गए थे। दिलचस्प बात यह भी है कि इजराइल की भी अज़रबैजान से अच्छी दोस्ती ही है। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वेस्ट एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर अश्विनी कुमार मोहपात्रा से पूछा कि अक्टूबर 2023 से पहले तक इजराइल और तुर्की के संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, मगर कभी जंग की बात नहीं हुई। जुबानी संयम भी बना रहा। बाद में इजराइल तुर्की के बीच आखिर क्या बदल गया? टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट एर्दोगन का अंडर, ये इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि भाई वेस्ट एशिया में टर्की को अपना एस्टेब्लिश करना एज ए की प्लेयर। तो ये स्थिति में जो झगड़ा चल रहा है इसराइल और हमास के अंदर, इसमें देखा जाए कि वेस्ट एशिया के अंदर कोई भी कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जिस तरीके से ईरान करना चाहता था, नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं एक पावर वैक्यूम है कि इसराइल को कौन टक्कर दे सकता है। तो टर्की इसी में वो अपना कहता है कि टर्की के पास ये सक्षमता है कि वो इंटरवेन कर सकता है। तो इसराइल की जो जिस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है हमास के खिलाफ, ये उसको क्या करता है कि उसको अपोज कर सकता है, उसको कंटेन कर सकता है। दूसरी बात है, जिस तरह के इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो इजराइल के खिलाफ अभी चल रहा है, जिसका भी हाल में आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में देखे होंगे, यूके में, फ्रांस में, वो कहीं ना कहीं इसका भी वो एडवांटेज लेना चाहता है प्रेसिडेंट एर्दोगन, ये दिखाते हुए कि एक ही कंट्री रह गया जो मुस्लिम बहुल देश, जो टर्की के साथ लड़ सकता है। टर्की जो इरादा है, टर्की के इस तरीके जो वार है, जंग है, उसके खिलाफ भी लड़ सकता है। ये है। दूसरी बात है कि टर्की एर्दोगन के अंडर में जब से कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड में एक नेता बने,
ये जब से ये पावर में आए हैं 2002 की बात है, धीरे धीरे करके इसने एक इस्लामिक ओरिएंटेशन दिखाई दिया इसका फॉरेन पॉलिसी में। इसने पहले टर्की इतनी वेस्ट एशिया अफेयर में इसने इन्वॉल्व नहीं होता था, तो पहली बार वो चेंज हमको देखने मिलता है 2007-8 के बाद, जब पहले एर्दोगान ने कोशिश किया कि एज एन इफेक्टिव मीडिएटर कि भाई इजराइल पैलेस्टीन के बीच में ये शांति प्रक्रिया रहा है, कर नहीं पाया। जब 2007 में हमास चुनाव में जीत जाता है गाजा में, इसके बाद वो हमास को कहता है कि लेजिटिमेट एक्टर, तो उसके नेता को अपना अंकारा में बुलाता है। तो इसके बाद आप देखोगे 2009 में जो उस टाइम इजराइल के प्रेसिडेंट थे शिमो पेरेस को जिस तरह का गाली गलौज किए वहाँ डावोस वर्ल्ड फोरम मीटिंग में, ये बड़ा न्यूज़ बन गया। वो बेसिकली एर्दोगान ये प्रोजेक्ट करना चाहा कि ये मुस्लिम के लिए और वेस्ट एशिया में एक ही लीडर है जो इजराइल को टक्कर दे सकता है। अब इसराइल के जवाब की चर्चा कर लेते हैं, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कात्स ने अर्दोआन की तुलना सद्दाम हुसैन से कर दी। कहा कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और सद्दाम का हश्र याद रखना चाहिए। अच्छा, इस बीच ये भी समझ लेना चाहिए कि सद्दाम हुसैन ने किया क्या था। 17 जनवरी 1991 को इसराइल की तरफ उसने 42 मिसाइलें दागी थी। पर क्या सद्दाम हुसैन ने ये फिलिस्तीन के समर्थन में किया? क्या ये हमला फिलिस्तीन पर अवैध इजरायली कब्जे के खिलाफ था? जवाब है नहीं, ये एक कूटनीतिक हमला था। सद्दाम हुसैन ने गल्फ वॉर में मुस्लिम देशों का ध्यान भटकाने के लिए तरकीब अपनाई थी, हालांकि उसकी तरकीब नाकाम रही थी। मगर सद्दाम ने इजराइल पर ही मिसाइलें क्यों दागी? इसकी एक कड़ी 1980 के दशक में हुए ईरान इराक वॉर से जुड़ती है। सद्दाम ने ईरान से जंग लड़ने के लिए खूब कर्ज लिया। कुवैत, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से खूब पैसा उसने उठाया, मगर 8 बरस बाद भी वो जीत हासिल कर नहीं पाया। आखिरकार उसको जंग खत्म करनी पड़ी, लेकिन कर्जा तो बना रहा। सद्दाम ने कर्ज देने वाले देशों से रियायत की मांग की, मगर किसी ने बात नहीं सुनी। नाराज सद्दाम हुसैन ने जुलाई 1990 में अपनी फौज कुवैत में उतार दी और बड़ी आसानी से उसे कब्जा भी लिया। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी और अरब देशों ने विरोध किया, सद्दाम को निकलने के लिए कहा, मगर वो नहीं माना। आखिर में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं ने हमले का प्लान बनाया। इनमें कई मुस्लिम देश भी थे। ऐसे में सद्दाम को लगा कि अगर मुस्लिम देशों का ध्यान भटका दिया जाए तो जंग थोड़ी आसान होगी, और इसलिए जनवरी 1991 में उसने इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू की। उसे लगा कि इजराइल जवाबी हमला करेगा और फिर उसे मुस्लिम देशों का समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वर्सेस ज्यू बन जाएगा मामला। मगर अमेरिका ने इजराइल को समझाया और इजराइल ने जवाबी हमला नहीं किया। फिर जो गठबंधन सेना थी यूएस की लीडरशिप में, उसने इराकी सेना को बहुत आसानी से हरा दिया। हालांकि उन्होंने तब सद्दाम हुसैन को कुर्सी से हटाया नहीं, हटाया 12 बरस बाद। 2003 में अमेरिका ने इराक में फौज फिर से उतारी, सद्दाम की सरकार गिराई, उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और 2006 में फांसी पर लटका दिया। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि इजराइल अर्दोआन के खिलाफ सद्दाम हुसैन का उदाहरण क्यों इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे उसको इसमें मुझे जैसे लगता है कि वो एर्दोगान को और सद्दाम हुसैन जैसे डिक्टेटर था उसके साथ कंपेयर किए होंगे, और कि भाई सद्दाम हुसैन जैसे कुवैत के अंदर 1990 अगस्त में घुस गया था, वो लगता है कि इस तरह टर्की में घुस जाएगा, तो ये कहते भाई आप घुसोगे, वो लिखते हैं इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन मतलब ज़्यादातर ये समझ में आता है कि मिलिट्री इंटरवेंशन। भाई ये इतनी तो ईजी नहीं है टर्की के लिए, क्योंकि आप देखिए टर्की और इजराइल की दूरी देखिए। जो भी कुछ भी मिलिट्री इंटरवेंशन होगा ईस्टर्न मेडिटेरियन में, जो नेवी जो वाटर पे, तो ज़मीन पे तो मुश्किल है। और मुझे लगता है कि इसी उसको सद्दाम हुसैन के साथ कंपेयर किया है। ये कहते हैं कि एर्दोगान जो पागल हो गया है टाइप का, जैसे मैड डिक्टेटर टाइप का, वो उसी के डिस्क्राइब करने के लिए। दूसरी बात है कि जैसे सद्दाम हुसैन की हुआ द फेट ऑफ सद्दाम हुसैन, उसको भी एर्दोगान को भी होने वाला। हालिया तकरार के बाद दोनों देशों के संबंधों का भविष्य क्या हो सकता है? क्या उनके बीच दोस्ती की गुंजाइश अब खत्म हो गई? एर्दोगान ने कई बार जो 2011 वाला इंसिडेंट आपको बताया, जो गाजा प्लेटिला वाला जो एपिसोड हुआ था, उसने तो पूरा पूरी वो डाउनग्रेड कर दिया डिप्लोमेटिक रिलेशन टू सेकंड सेक्रेटरी। इसके 2 साल के बाद वो इजराइल के साथ रिलेशन बनाता है, कहता है कि भाई नहीं हम तो इकोनॉमिक रिलेशन बनाएंगे उसके साथ, इसके बिना चलेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे रेटोरिक के होने के बाद इवन टर्की अंडर एर्दोगान की एक पॉसिबिलिटी है टर्की के साथ फिर रिलेशन बनाए, और मोटा मोटी के एर्दोगान हार जाता है, एर्दोगान का पार्टी हार जाता है, नया लीडरशिप आते हैं, तो वो जो लीडरशिप है वो इजराइल के साथ पंगा नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको उनकी जो प्रायोरिटी है
जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक रिकवरी और वेस्टर्न कंट्री के साथ ज़्यादा रिश्ता बनाया जाए। वो बेसिकली मोर वेस्ट ओरिएंटेड, ये जो है बेसिकली मोर वेस्ट एशिया इस्लामिक वर्ल्ड ओरिएंटेड, इसको ईस्ट ओरिएंटेड। दूसरे जो है वेस्ट ओरिएंटेड, जो कैमलिस्ट वाले जो थे, जो अतातुर्क के जो थे। तो इसीलिए मुझे लीडरशिप चेंज होगा तो डेफिनेटली रिलेशन में काफ़ी सुधार आएगा। नहीं भी होता, एर्दोगान खुद ही रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो पहले कर चुके हैं। तो ये बेसिकली ये नाटक है एर्दोगान की। इस बवाल के बीच इजराइल ने मांग रखी है कि तुर्की नेटो से निकाला जाए। नेटो आप जानते हैं 32 देशों का सैन्य संगठन है। 1949 में स्थापना हुई, 1952 में तुर्की सदस्य बना और अर्दोआन 2002 से तुर्की की सत्ता संभाल रहे हैं। उनके कार्यकाल में तुर्की ने नेटो के कई अहम फैसलों में अड़ंगा लगाया है। हाल के समय में उसने स्वीडन की सदस्यता और मार्क रूटा की नियुक्ति में अड़ंगा लगाया था। ये अलग बात है कि उसने बाद में अड़ंगा हटाया भी। इसे लेकर अर्दोआन की काफ़ी आलोचना हुई और कहा गया कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या तुर्की पश्चिमी देशों के लिए अब बोझ बनता जा रहा है और वो तुर्की को नेटो से निकाल क्यों नहीं देते हैं, अगर ऐसा है तो? देखिए, तुर्की कभी भी बोझ नहीं था नेटो के लिए, क्योंकि तुर्की की अगर भौगोलिक अवस्था देखें तो आप पाएंगे कि वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे वो स्थित है और नेटो को वैसा एक सदस्य चाहिए था जो रूस पर भी नजर रख सके, वेस्ट एशिया पे भी नजर रख सके और नॉर्थ अफ्रीका पे भी नजर रख सके। तो वो उस मुहाने पे है जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल पॉइंट बन गई उसको नेटो का सदस्य बनाने की। और अगर शीत युद्ध काल में भी देखें तो वहां पर अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय किया है और वो नेटो के तत्वावधान में नहीं है। और अभी भी अगर आप देखें तो नेटो में उसको हटाने की बात कोई नहीं करता। हाँ, उसको इकोनॉमिक तौर पे वो अपना बनाना नहीं चाहते, उसको यूरोपियन यूनियन में लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो निकालने की बात तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक स्ट्रेंथ है नेटो का जिसको नेटो गंवाना नहीं चाहे। आज के समय में तुर्की की ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है? इजराइल के साथ विवाद का उस पर कैसा असर हो सकता है? पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में किस तरह के बदलाव दिख सकते हैं? आप ये जानिए। देखिए, इजराइल के साथ तुर्की विवादों में रहा है और उनके संबंधों में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले दशक में भी एक बीडीएस मूवमेंट हुआ था जिसमें ज्यादातर जो इस्लामिक मुल्क थे उन्होंने इजराइल के साथ बॉयकॉट का आह्वान किया था और उन्होंने एक शिप भेजा था अपनी बातों को कहने के लिए, जिसमें इजरायली मोसाद के या सिक्योरिटी फोर्सेस ने अटैक किया था और जिसमें तुर्की के लगभग 10 लोग मारे गए थे। तब से उनका संबंध विच्छेद भी हो गया है और आज भी वो तनातनी कहीं ना कहीं उनकी बनी हुई है। पिछले 3-4 साल पहले उनके संबंध स्थापित हुए हैं और वहां के प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग तुर्की गए थे, उसके बाद वो संबंध स्थापित हुए थे। लेकिन ये बात है जब गजा कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था उसके पहले की। तो और इतिहास भी अगर देखें तो जेरूसलम पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, तो तुर्की कहीं ना कहीं अपने आप को इसका पार्टी मानता है गजा डिस्प्यूट का। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो तुर्की और इजराइल के संबंधों में उतार चढ़ाव हमेशा देखने को मिला है। हाँ, हालांकि ये पहली बार है जब खुल के तुर्की ने ये कहा है कि वो पार्टी बनना चाहेगा इस कॉन्फ्लिक्ट का, जो अब तक नहीं हुआ था। और कुछ हमास के जो लीडरान हैं जो इस कतर में थे, उनको रिलोकेट भी किया है तुर्की में। तो इजराइल के साथ उसकी तनातनी फिर बढ़ गई है। लेकिन फिर भी तुर्की की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, मैंने पहले भी कहा, उसके चलते तुर्की वेस्ट के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर बन गया है। इजराइल तुर्की का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं। अब चलते हैं वेनेजुएला, जहां जनता सिस्टम को उखाड़ फेंकने पर उतारू है। पहले आप ये वीडियो देखिए।
ये नज़ारा साउथ अमेरिका में बसे वेनेजुएला का है, जहां राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद लोग सड़कों पर हैं। राजधानी काराकास में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत चल रही है। अभी तक की हिंसा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और पुलिस ने 32 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच सरकार ने कई फ्लाइट्स को रद्द भी किया है। मगर हालात कैसे बने, हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। लोग राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता और उनका गुस्सा इसी को लेकर है। इस गुस्से का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। 28 जुलाई 2024 को वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। 29 जुलाई को रिजल्ट की घोषणा हुई। चुनाव आयोग ने निकोलस मदुरो को विजेता घोषित किया। मदुरो, जो कि 2013 से ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर हैं, वो ह्यूगो चावेज के उत्तराधिकारी के तौर पर हैं। चावेज 1998 से 2013 तक वेनेजुएला के सर्वेसर्वा थे और मुल्क में वो समाजवाद को लेकर आए और उनकी विदेश नीति एंटी अमेरिका की थी। मदुरो भी चावेज के रास्ते पर चले, इसलिए उनकी अमेरिका से कभी बनी नहीं। आखिरकार 2018 में अमेरिका को मौका मिला। 2018 में ही वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव थे और इसमें मदुरो पर इल्ज़ाम लगा जमकर धांधली करने का। विपक्षियों को परेशान किया गया, उन्हें जेल में डलवा दिया गया, फिर आनन फानन में चुनाव हुआ। इसलिए सिर्फ 46% वोटर्स वोट डालने गए। वेनेजुएला के इतिहास में सबसे कम नंबर था। चुनाव के बाद अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध बढ़ा दिए, जिसके चलते आर्थिक हालात बिगड़ते चले गए। बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ती रही और इससे परेशान लाखों लोगों ने मुल्क भी छोड़ा। अकेले मदुरो के कार्यकाल में 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया है, जबकि वेनेजुएला की कुल आबादी ही 2 करोड़ 90 लाख के आसपास है। आप सोचिए, लगभग 1/3। खैर, अक्टूबर 2023 में मदुरो ने विपक्ष के साथ समझौता किया, वादा किया कि 24 के मध्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाएंगे। यूएन और ईयू की निगरानी में होंगे चुनाव और मध्यस्थता इस डील की थी अमेरिका ने। बदले में अमेरिका ने कुछ प्रतिबंधों में ढील भी दी और कहा कि वादा अगर पूरा हुआ तो और छूट देंगे। मगर अब कहा जा रहा है कि मदुरो ने वादा नहीं निभाया। चुनाव से पहले सैकड़ों विपक्षी नेताओं को अरेस्ट किया गया। उधर भी होता है ये सब, उनको धमकियां दी गई। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की उम्मीदवार मारिया कोरिना मचाओ को अयोग्य घोषित कर दिया। फिर विपक्ष एडमेंडो गोंजालेस के पीछे एकजुट होता है। उन्होंने मदुरो को अच्छी टक्कर भी दी और चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल्स थे उसमें उनकी जीत पक्की दिख रही थी और आम लोगों में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। मगर जब रिजल्ट्स आए एक्चुअल, तो कहानी कुछ और ही थी। नतीजों में मदुरो विजेता घोषित हो गए और उन्हें मिले 51% वोट, जबकि गोंजालेस 44% पर सिमट गए। चुनाव आयोग ने सीधे फाइनल रिजल्ट घोषित किया, पोलिंग स्टेशंस का डेटा नहीं दिया। इसलिए विपक्ष ने सबूत मांगे और कहा कि यह सरासर धांधली है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे पास हमारी जीत के पक्के सबूत भी हैं। विपक्षी नेता मारिया मचाओ को सुनिए। La diferencia fue tan grande. La diferencia fue apabullante. La diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos los estratos, en todos los sectores, en todos ganamos y ganaste. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. सरकार विपक्ष के आरोपों को और लोगों की नाराजगी को सुनने को तैयार नहीं दिखती है। वेनेजुएला में उस मुल्क के अटॉर्नी जनरल ने विपक्षी नेताओं पर चुनाव हैक करने का आरोप लगाया, जबकि राष्ट्रपति मदुरो ने हिंसा के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। बोले कि विपक्ष तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, अब सुन लीजिए। No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado, el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela.
वेनेजुएला में जितनी उथल पुथल है उसकी धमक बाकी देशों में भी सुनाई दे रही है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एक्स पर लिखा कि हम वेनेजुएला के लोगों के साथ हैं, जनता की राय का सम्मान होना चाहिए। हैरिस ने वैसे ये साफ नहीं किया कि वो चुनाव के नतीजों से संतुष्ट हैं या नहीं, इसलिए सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना भी हो रही है। हालांकि कुछ घंटे बाद विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और कहा कि हमने वेनेजुएला के चुनाव का रिजल्ट देखा है, हमारा मानना है कि वेनेजुएला के लोगों की इच्छा और उनके वोट का सम्मान नहीं हुआ है। आप सुनिए। We've seen the announcement from overnight by the Venezuelan electoral representatives, and we have serious concerns that this result does not reflect the will and the votes of the Venezuelan people. And it's critical that every vote is counted fairly and transparently, and that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that electoral representatives publish the detailed tabulation of votes. That's what the United States is watching for. It's what the international community is watching for, and will respond accordingly. और कहां से रिएक्शन आए हैं? वेनेजुएला ने 7 देशों से अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए हैं। ये देश हैं अर्जेंटीना, चिली, कोस्टारिका, पेरू, पनामा, डोमिनिकन रिपब्लिक और उरुग्वे। इन्होंने रिजल्ट की सत्यता पर सवाल उठाए थे। आप सोचिए वेनेजुएला की कितनी सारी विसिनिटी इस लिस्ट में है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इसमें वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े फैसले अब लिए जा सकते हैं। OAS नॉर्थ और साउथ अमेरिका महाद्वीपों के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना इसकी 1948 में हुई 21 सदस्य देशों के साथ और अब 30 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। वेनेजुएला ने 2017 में OAS छोड़ने का प्रोसेस शुरू किया था, हालांकि उस प्रस्ताव पर फाइनल मुहर अभी नहीं लगी है। इन सब के बीच रूस और चीन ने निकोलस मदुरो को जीत की बधाई भेज दी है। इनका अलग चल रहा है। ये दोनों मदुरो के पक्के दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं। तमाम आलोचनाओं और विरोध प्रदर्शनों के बावजूद निकोलस मदुरो का सत्तासीन होना तय माना जा रहा है। हालांकि उनकी आगे की राह अब बहुत आसान नहीं लगती है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी लेबनान से है। इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष के बीच लेबनान में हलचल तेज है। भारत के दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लेबनान में रहने वाले और वहां जाने की सोच रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उनसे दूतावास के संपर्क में रहने को भी कहा गया है। भारतीय दूतावास ने ईमेल ID और फ़ोन नंबर भी जारी किए हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। अब ये भी बता देते हैं कि इजरायल में क्या चल रहा है। 29 जुलाई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मस्जिद शम्स पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया और फिर बोले कि हम बच्चों की मौत को ज़ाया नहीं होने देंगे, हम सही समय पर माकूल जवाब देंगे। इजरायल से एक और बड़ी खबर भी आ रही है। 29 जुलाई को सेना ने 9 रिजर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया। उन्हें मिलिट्री बेस से उठाया गया। उनके खिलाफ फिलिस्तीनी कैदियों को टॉर्चर करने का इल्ज़ाम है। दक्षिणपंथी नेताओं और संगठनों ने सैनिकों की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो सैन्य अड्डों के अंदर घुसकर प्रदर्शन अब कर रहे हैं। कई जगहों पर सैनिकों के साथ हाथापाई भी हुई है। इजरायल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने इसकी निंदा की है, कहा है कि हम स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी ज़रूरी और दिलचस्प खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप भी बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।